नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम में हम प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बात करेंगे देश की राजनीति के कुछ मुद्दों पर। अभय सर नमस्कार। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि अगर अभी तक आपने नई परख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमसे नियमित रूप से नहीं जुड़े हैं, तो आप हमसे जरूर जुड़ें। अभय सर, आज इंदिरा गांधी जी की जयंती है। 19 नवंबर 1917 को उनका जन्म हुआ था। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं यह समझता हूँ कि हमें उनकी राजनीति और उनकी राजनीति के बरक्स वर्तमान राजनीति को समझने के बारे में कुछ बातचीत करनी चाहिए। उस संदर्भ में मैं आपसे कुछ सवाल करना चाह रहा हूँ। एक तो बात यह है कि बहुत सारे टीकाकार यह कहते हैं कि नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी की तरह ही मजबूत प्रधानमंत्री हैं। उनसे हमदर्दी रखने वाले टीकाकार ऐसा कहते हैं, और उनकी आलोचना करने वाले टीकाकार भी उनमें इस तरह के सूत्र ढूंढते हैं कि जो एक तानाशाही प्रवृत्ति होती है राजनेता की, वह मोदी में भी वैसी ही है जैसे कुछ कुछ इंदिरा गांधी में एक समय में थी। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मजबूत प्रधानमंत्री और कमजोर प्रधानमंत्री, इन दो श्रेणियों में बांटकर हम लोग प्रधानमंत्रियों को देखते हैं। देखना हम लोगों को ये चाहिए कि पूर्ण बहुमत का प्रधानमंत्री और अल्पमत का प्रधानमंत्री, यानी वो प्रधानमंत्री जो बहुमत की सरकार चला रहा है और वो प्रधानमंत्री जो अल्पमत की सरकार चला रहा है, उसके हिसाब से हमें देखना चाहिए कौन सा प्रधानमंत्री कैसा है और उसके हिसाब से उसका आचरण कैसा है। इंदिरा गांधी ने हमेशा ही बहुमत की सरकार चलाई, वो कभी उन्होंने अल्पमत की सरकार नहीं चलाई। नरेंद्र मोदी ने भी हमेशा बहुमत की सरकार चलाई, उन्होंने कभी अल्पमत की सरकार नहीं चलाई। नरेंद्र मोदी भाजपा के दूसरे प्रधानमंत्री हैं। पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने कभी बहुमत की सरकार नहीं चलाई। वो जब भी प्रधानमंत्री की शपथ ली उन्होंने, तो वो अल्पमत की और गठजोड़ सरकार की ही उन्होंने शपथ ली। इस रोशनी में जब हम प्रधानमंत्रियों का विश्लेषण करेंगे, तब हमें उन्होंने जो काम किए या उन्होंने जो कदम उठाए वो हमें ज्यादा समझ में आएंगे। अच्छा, कुछ लोग मानते हैं कि जो लोग बहुमत की सरकार चलाते हैं वो ज्यादा निर्णायक होते हैं। ऐसी बात भी नहीं है। नरसिंह राव बहुमत के प्रधानमंत्री नहीं थे, वो एक गठजोड़ सरकार एक ऐसी सरकार चला रहे थे इससे बाहर से समर्थन की दरकार थी। उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐतिहासिक रूप से देश की अर्थव्यवस्था का भूमंडलीकरण किया, नव उदारतावादी नीतियों को वो लाए और उसके लिए उन्होंने निर्णायक कदम उठाए, और ऐसे निर्णायक कदम उठाए जिसपे उन्हें उस वक्त के जितने भी राजनीतिक दल थे, उन राजनीतिक दलों का भी उन्होंने समर्थन प्राप्त कर पाया। तो हमेशा ये बात भी कही जाती है कि जो लोग अल्पमत के प्रधानमंत्री होते हैं वो कभी कभी निर्णायक कदम भी उठाते हैं। तो केवल किसने कौन सा कदम उठाया उसके आधार पर नहीं कह सकते कि वो मजबूत प्रधानमंत्री है या कमजोर प्रधानमंत्री है। तो ये बहुत सारे इसमें पेचीदगियां हैं इस मसले में। अब यहाँ पर सवाल वो आता है जो आपने पूछा। सवाल ये है कि लोकतंत्र के साथ किस प्रधानमंत्री का सुलूक कैसा है, वो लोकतांत्रिक मूल्यों में उसकी मान्यता कितनी है, और वो लोकतंत्र के जो मूल्य हैं उनके तहत अपनी सत्ता का इस्तेमाल किस तरीके से करता है। इस दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इंदिरा गांधी के शासनकाल के दो हिस्से थे। पहला हिस्सा वो था जब वो लोकतांत्रिक मूल्यों में ज्यादा विश्वास करते हुए दिखती थी, अपने पिता की विरासत, जवाहरलाल नेहरू की विरासत से बंधी हुई लगती थी। और दूसरा हिस्सा वो था जब उन्होंने इन चीजों को नजरअंदाज किया, और उनके पहले हिस्से में कांग्रेस पार्टी का किरदार, सांगठनिक किरदार अलग तरीके का था, और दूसरे हिस्से में जब उन्होंने इस तरह की मूल्यों को नजरअंदाज किया, तब कांग्रेस पार्टी का किरदार अलग तरीके का हो गया। इसी तरीके से आप देखें भाजपा में, भाजपा शासन के देश में दो हिस्से हैं। एक हिस्से इसके शीर्ष पर अटल बिहारी वाजपेयी है, दूसरे पर नरेंद्र मोदी है। अटल बिहारी वाजपेयी अल्पमत के प्रधानमंत्री हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन के तौर पर किरदार अलग तरीके का है, और नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत के प्रधानमंत्री हैं, वहां पर उनका किरदार अलग तरीके का है। तो अब हम आते हैं नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी की तुलना करने। नरेंद्र मोदी की जो तुलना आप इंदिरा गांधी से करना चाहते हैं वो इंदिरा गांधी के शासनकाल का दूसरा चरण है। यानी 1971 में वो विशाल बहुमत से जीत के सत्ता में आती हैं। फिर उनके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चलता है, जो कि 1900 एक तरह से गुजरात से शुरू होता है वो आंदोलन, और फिर बिहार तक पहुंचता है, और फिर धीरे धीरे करके तमाम विपक्षी शक्तियां उनके इर्द गिर्द हो जाती है। 1974 का संपूर्ण क्रांति आंदोलन में वो सामने आता है, और इंदिरा गांधी को बहुत बड़े पैमाने पर विपक्ष की चुनौती प्राप्त होती है।
तो इंदिरा गांधी उस चुनौती का सामना कैसे करती हैं, इसके ऊपर समाज वैज्ञानिकों ने काफी लिखा है। रजनी कोठारी का मैं उल्लेख करूंगा। रजनी कोठारी ये कहते हैं कि जिस वक्त 1974 का आंदोलन का ग्राफ गिर रहा था, यानी वो अपनी गतिशीलता खोता जा रहा था और लग रहा था कि कुछ दिनों बाद ये आंदोलन अपने आप ठप हो जाएगा, और इंदिरा गांधी अपने आप को काफी सुरक्षित महसूस कर रही थी, तभी इलाहाबाद हाई कोर्ट से जगमोहन लाल सिन्हा का फैसला आता है, जो इंदिरा गांधी की बरेली में रायबरेली से, जहां से वो सांसद थी, उनके चुनाव को खारिज कर देता है और वो सांसद हाईकोर्ट के फैसले के बाद नहीं रह जाती हैं। तब उसी वक्त विपक्ष, जिसके आंदोलन का ग्राफ नीचे जा रहा था, वो मांग करता है कि अब इंदिरा गांधी को इस्तीफा देना चाहिए। विपक्ष की तरफ से, जयप्रकाश नारायण की तरफ से ये भी मांग होती है कि सेनाओं को, पुलिस को, रक्षा सेनाओं को सरकार के आदेश को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये एक वैध सरकार नहीं है। इसके जवाब में इंदिरा गांधी इसका जवाब कैसे देती हैं? इंदिरा गांधी इसके जवाब में संविधान के एक अनुच्छेद का सहारा लेकर देश में आंतरिक आपातकाल घोषित कर देती हैं, विपक्ष को सेंसरशिप लगा देती हैं और विपक्ष को उठाकर जेल में डाल देती हैं। उसके बाद धीरे धीरे 19 महीने के दौरान इंदिरा गांधी को लगता है कि अब आपातकाल हटा देना चाहिए। उन्हें आईबी की रिपोर्ट मिलती है कि अगर चुनाव भी होगा तो आप चुनाव आसानी के साथ जीत जाएंगी, आपके खिलाफ के लोग बहुत कमजोर हैं। तो इंदिरा गांधी आपातकाल हटाती हैं, विपक्ष को रिहा करती हैं। विपक्ष रिहा होते ही आपस में मिलकर जनता पार्टी खड़ी कर लेता है जयप्रकाश नारायण के आशीर्वाद के साथ, और फिर कांग्रेस और जनता पार्टी के बीच में एक ऐतिहासिक मुकाबला होता है, जिसमें कांग्रेस चुनाव हार जाती है, इंदिरा गांधी सत्ता से बेदखल हो जाती हैं, इंदिरा गांधी खुद अपना भी चुनाव हार जाती है। तो ये तो इंदिरा गांधी की वो कहानी है जो मोटे तौर पर हम लोग इस बात को जानते हैं। प्रश्न ये है कि उनकी नरेंद्र मोदी से क्यों तुलना की जाती है? नरेंद्र मोदी से उनकी तुलना इसलिए की जाती है कि नरेंद्र मोदी कई तरह से वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे काम इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाकर किए थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उपयोग करके देश में इमरजेंसी वगैरह नहीं लगाई है। कांग्रेस और मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की लोकतंत्र के साथ जो सुलूक उन्होंने किया था, उसमें एक बुनियादी फर्क है। वो बुनियादी फर्क ये है, कांग्रेस व्यक्तियों, केवल आपातकाल के अपवाद को आप छोड़ दीजिए, जब व्यक्तियों को भी गिरफ्तार करके जेल में डाला गया, लेकिन वो एक छोटी सी अवधि थी 19 महीने की। उसके पहले और उसके बाद कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं किया। कांग्रेस व्यक्तियों के साथ छेड़छाड़ ज्यादा नहीं करती थी। आप नहीं पाएंगे पत्रकारों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई हों, उनके ऊपर कोई देशद्रोह के मुकदमे लगाए गए हों या ऐसा कुछ हुआ हो। ऐसा कुछ नहीं किया गया इंदिरा गांधी शासनकाल में। इंदिरा गांधी की कोशिश होती थी कि वो संस्थागत रूप से छेड़छाड़ करें और वहां पे वो अपने पक्ष में जो लोग विरोधी हैं उनका मुंह बंद करने की उसके जरिए कोशिश करें। जैसे कि बिहार प्रेस बिल लाने की कोशिश की जाती है, जैसे कि विट्ठल गाडगिल के जमाने में एक मीडिया नीति लाने की कोशिश की जाती है। तो ये इस तरह से वो काम करने की कोशिश करती थी और इमरजेंसी लगाई थी। वो भी वही एक प्रवृत्ति थी कि हम संस्थागत तरीके से आगे बढ़ेंगे। अगर हम लोकतंत्र को सीमित करते हैं तो हमारा तरीका संस्थागत हस्तक्षेप करना होगा। नरेंद्र मोदी का तरीका क्या है? वो संस्थाओं में कोई छेड़छाड़ नहीं करते, वो कोई कानून बनाने की कोशिश नहीं करते। वो व्यक्तियों को त्रस्त और आतंकित करने की नीति है कि किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ बोला तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, उसके खिलाफ मुकदमा होगा, उसकी जांच पड़ताल होगी, उसको गिरफ्तार किया जाएगा या उसको अदालत में हाजिरी देनी पड़ेगी या उसको जमानत लेनी पड़ेगी। मतलब वो या उनको बुलाकर तरह तरह के नए कानून हैं, ऐसे ये कई कानून हैं, मैं इनका क्या जिक्र करूं, पीएमएलए है और दूसरे कानून है इनके तहत। हाँ, यूपीएपी है, उसके तहत बुला के बैठा लिया जाएगा, फिर जवाब सवाल होंगे। मतलब पूरी तरीके से निजी तौर पर व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति को आतंकित कर दिया जाएगा, जिससे वो सरकार के खिलाफ कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचे कि उसको इसका क्या नुकसान हो सकता है। मतलब नुकसान हो सकता है, इसकी संभावना, इसका अंदेशा आज की तारीख में हर व्यक्ति के सिर पे तलवार की तरह लटक रहा है। यह है वो तरीका जिसके तरीके से जो लोकतांत्रिक अधिकार होते हैं उन लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित किया जाता है, पूरी तरह खत्म नहीं। इमरजेंसी में तो लोकतांत्रिक अधिकार खत्म कर दिए गए थे।
अगर बिहार बिल, प्रेस बिल पास हो जाता तो अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो जाती। अगर कांग्रेस के शासनकाल में कोई नई मीडिया पॉलिसी ऐसी बनाना चाहते थे वो लोग, वो बन जाती तो लोकतांत्रिक आजादी का जुलूस निकल जाता। यहां पर तकनीकी रूप से देखा जाए तो किसी भी लोकतांत्रिक आजादी को कहीं सीमित नहीं किया गया है, कोई कानून नहीं पास किया गया है, ऐसा कुछ नहीं किया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी जो मौजूदा कानून है उसका वेपनाइजेशन कर दिया गया है। उसको सरकार ने एक दमनकारी हथियार के तौर पर किसी के खिलाफ भी वो कभी भी इस्तेमाल कर सकती है। और जैसे ही वो इस्तेमाल करेगी तो तर्क ये दिया जाएगा कि अगर आप बेकसूर हैं तो अदालत जाइए। अब अदालत में आप खड़े हुए हैं, आप व्यक्ति के तौर पर कह रहे हैं कि भाई हमने ये कसूर नहीं किया है, लेकिन देश की बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां अदालत में कह रही हैं कि इन्होंने ये कसूर किया है, हमें इनके ऊपर शक है कि इन्होंने ये कसूर किया है, हम इनकी जांच कर रहे हैं। और जब तक हम जांच कर रहे हैं इनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए, इनको जेल में रहना चाहिए। उसके बाद में आदमी 6 महीने, साल भर, 2 साल, वो जांच अनंत काल तक चलती है और वो आदमी जेल में बना रहता है। कोई निचली अदालत से लेकर ऊंची अदालतें तक सरकार जो कहती है उसके ऊपर यकीन करती है, व्यक्ति जो कहता है उसको उसके ऊपर यकीन नहीं किया जाता। इस तरह के अनगिनत उदाहरण हैं जो इस तरह से पड़े हुए हैं। और फिर बहुत ही चुनिंदा शैली में ये सरकार तय करती है कि किसके ऊपर कार्रवाई करनी है और किसके ऊपर कार्रवाई नहीं करनी है। मसलन जैसे कि भीमा कोरेगांव प्रकरण है, भीमा कोरेगांव प्रकरण में जो अंबेडकरवादी हैं अटैक उनके ऊपर होता है। अच्छा, इससे ये अंदाजा लगा लेना गलत है कि भारतीय जनता पार्टी मौजूदा सरकार दलितों की विरोधी है। दलित विरोधी नहीं है, दलितों के वोट तो उसको चाहिए, जिसको वो बड़े पैमाने पर तरह तरह से गोलबंद कर रही है। लेकिन जो अंबेडकरवादी शैली की राजनीति है, ये अंबेडकरवादी शैली की राजनीति को निष्प्रभावी कर देना चाहती है, उसको डरा देना चाहती है, उसको कोने में धकेल देना चाहती है। इसी तरह जो वामपंथी शैली की राजनीति है उसको कोने में धकेल देना चाहती है। इसके लिए उन्होंने एक फिक्रा कॉइन कर लिया है, इसको अर्बन नक्सल कहा जाता है। अर्बन नक्सल कह के उसको वो कोने में धकेल देते हैं। इस तरीके से पूरा, अब जब भी आप सार्वजनिक जीवन में बहस करते हो, कहते हैं आप ऐसा कर रहे हैं, तो वो कहते हैं हम ऐसा कहां कर रहे हैं, कानून अपना काम कर रहा है। और अगर आप बेकसूर हैं, अगर आपको लगता है कि आपको गलत गिरफ्तार किया गया तो अदालत में जाइए, कानून जांच हो रही है उसके साथ सहयोग कीजिए। एक नागरिक के तौर पर आपका ये कर्तव्य है कि आप उसको सहयोग करें। यह स्थिति है कि सहयोग करने के नाम पर जैसे ही आप सहयोग करना जाते हैं आपको वहीं पकड़ के बैठा दिया जाता है, अदालत में पेश किया जाता है कि आपको अदालत में बात पेश की जाती है और कहा जाता है कि भाई आपके ऊपर संदेह है, आपकी फलानी फलानी शक्तियों से साठगांठ है और इसके लिए आपकी किसी से बातचीत, आपके घर में पाई गई एक पर्ची, आपके ऑफिस में पाई गई कोई लाइन, कुछ भी पेश कर दी जाती है। और अदालतें कहती है अब देश की इतनी बड़ी एजेंसी ये पेश कर रही है और उसको लगता है कि इसके अंदर बहुत दम है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसलिए जमानत अदालत नहीं देती, व्यक्ति लंबे अरसे तक जेल में पड़ा रहता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, इस प्रक्रिया ने ये तो दिखाया है कि जिस तरह इंदिरा गांधी ने अपने विरोध का दमन किया था उस तरह ये सरकार भी करती है। लेकिन दोनों की जो तरकीब है, दोनों की युक्तियां हैं, उन युक्तियों में एक अंतर है, उस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम इंदिरा गांधी की तुलना जवाहरलाल नेहरू से करें, क्योंकि कई बार अध्ययनों में ये बात भी सामने आती है कि जो चीज नेहरू बनाना चाहते थे या जिन मूल्यों के प्रति नेहरू प्रतिबद्ध थे, इंदिरा गांधी ने तकरीबन सबको ध्वस्त कर दिया। कांग्रेस पार्टी व्यक्ति केंद्रित हो गई और जो लोकतांत्रिक मूल्य थे उनका भी काफी क्षरण हुआ। तो क्या ये इंदिरा गांधी का आकलन सही है कि उन्होंने नेहरू की परिकल्पना पार्टी के बारे में, देश के बारे में थोड़ी कमजोर की या उसको पीछे काफी छोड़ दिया? देखिए, नेहरू के नेतृत्व में भी व्यक्तिवादिता के काफी पहलू थे। नेहरू को अपनी छवि की चिंता रहती थी और वो उस अपनी छवि की रक्षा करने के लिए उस जमाने के लिए जो संभव थे उस तरह के प्रयास भी किया करते थे। और दूसरे, उन्हें भी कोई अपनी सरकार के खिलाफ चलने वाले आंदोलन बहुत पसंद हो और उनपे वो बहुत खुश होते हो, ऐसी बात नहीं है। रिकॉर्ड पे है उस नेहरू सरकार के मंत्रियों की बातें, सरदार पटेल की, गोविंद वल्लभ पंत की, जवाहरलाल नेहरू की, इन सबकी बातें रिकॉर्ड पे हैं कि वो कहते थे कि भाई हिंदुस्तान आजाद हो गया है, कांग्रेस की सरकार बन गई है, कांग्रेस जनता की और देश की, राष्ट्र की नुमाइंदगी करती है, कांग्रेस को देश का विकास करना है, उसके खिलाफ आप आंदोलन क्यों कर रहे हो? मत कीजिए आंदोलन, ये संविधान द्वारा चुनी गई सरकार है, उसको करने दीजिए अपना काम। लगभग इसी प्रकार का तर्क जो है नरेंद्र मोदी की सरकार ने भी विकसित किया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी विकसित किया है इसी प्रकार का तर्क। लेकिन इस तर्क को सार्वजनिक जीवन में स्थापित करने के लिए
जितने भगीरथ प्रयास, जितने बड़े प्रयास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, अगर उसकी तुलना में आप देखें तो नेहरू की सरकार ऐसे प्रयास करते हुए नजर नहीं आती। नेहरू में विपक्ष और अपने उनका जो विरोध होता था, उनकी जो आलोचना होती थी, उसके प्रति काफी सहिष्णुता थी। वो एक बहुत बड़ी सीमा तक उसको वो बर्दाश्त करते थे। इंदिरा गांधी ने शुरुआत की अवधि में उस सहिष्णुता को दिखाया, लेकिन जल्दी ही वो सहिष्णुता उन्होंने त्याग दी और वो लगभग वैसा ही आचरण करने लगे जैसा आचरण आजकल के हुक्मरान करते हैं। जब इंदिरा गांधी नेहरू जी के जमाने में कांग्रेस की अध्यक्ष थी, तो उन्हीं के नेतृत्व में केरल की जो वामपंथी सरकार थी, उस सरकार को बर्खास्त किया गया था और नेहरू जी उस बर्खास्त करने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन वो इंदिरा गांधी को रोका भी नहीं। उन्होंने इंदिरा गांधी को ऐसा करने दिया। तो उससे इंदिरा गांधी को पता लग गया कि वो दरअसल सत्ता का इस्तेमाल करके किस हद तक जा सकती हैं। बाद में इंदिरा गांधी के पूरी शासनकाल की अवधि में बहुत बड़े पैमाने पर विपक्ष की सरकारों को संविधान के एक अनुच्छेद की मदद से बर्खास्त किया गया। वो एक भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय है, जो कि इमरजेंसी के साथ साथ इंदिरा गांधी का ये जो काम था, ये भी एक बहुत बड़ा काला अध्याय है। तो ये जो प्रवृत्तियां हैं, इन प्रवृत्तियों को अब यहाँ पर नरेंद्र मोदी के जमाने में क्या होता है, सरकार को तो बर्खास्त नहीं किया जाता, लेकिन वो सरकार को चलने ही नहीं देते। वो सरकार को उनका टैक्स का जो हिस्सा है, वो टैक्स का हिस्सा नहीं देते, बहुत देर में देते हैं। वहां का जो राज्यपाल होता है, वो राज्यपाल पूरी तरह से एक समांतर मुख्यमंत्री की तरह आचरण करने लगता है। सुप्रीम कोर्ट तक इसके ऊपर टिप्पणियां कर चुका है। और राजभवन जो होता है, वो राजभवन एक तरह से विपक्ष की जो, यानी भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष में होती है, वो भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले वहां जाके शिकायत करती है। और आज कोई घटना होती है तो राज्यपाल महोदय बिल्कुल प्रधान मुख्यमंत्री की तरह ही उस घटना का मुआयना करने के लिए निकलते हैं। तो ये इनका तरीका दूसरा है। तो लोकतंत्र को सीमित करने का जो तरीका है, वो मैं फिर से इस पर जोर देता हूं, इंदिरा गांधी के तरीकों में और नरेंद्र मोदी के तरीकों में काफी फर्क है। दूसरे, नरेंद्र मोदी ने जो पूरा मीडिया है, उस मीडिया को बहुत ही प्रभावी तरीके से प्रबंधित कर लिया है। इंदिरा गांधी अपने पूरे शासनकाल में मीडिया को कभी भी प्रबंधित नहीं कर पाई। मीडिया का एक हिस्सा उनका समर्थन करता था, लेकिन ऐसा हिस्सा भी था जो उनकी कठोर आलोचना करता था। आज स्थिति यह है, सरकार की आलोचना करने वाला मीडिया का हिस्सा बहुत ही छोटा है, शायद 4 या 5% ही लोग हैं। बाकी 90 से 95% जो मीडिया का हिस्सा है, वो सरकार के साथ हर दम पे खड़ा हुआ है। तो मीडिया को बहुत बेहतरीन तरीके से प्रबंधित किया गया है। एक बार नरेंद्र मोदी से पूछा गया था कि आप गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, तो आपको किस चीज का अफसोस है? तो उन्होंने कहा था, कुछ इसी से मिलता जुलता सवाल था, और ऐसे ही उन्होंने एक जवाब दिया, पूर्ण उन शब्दों को तो नहीं मैं दोहरा पा रहा हूं, कि वो मीडिया को नहीं ठीक से मतलब निपट पाए। इससे मीडिया की वजह से उनको काफी बदनामी हुई। तो सत्ता में आते ही उन्होंने पहला काम ये किया कि मीडिया को कैसे प्रबंधित किया जाए, इसकी युक्तियां क्या हों। इसके लिए उन्होंने विशेष रूप से सोचा, विशेष रूप से योजना बनाई और उस योजना को लागू किया और बहुत कामयाबी के साथ लागू किया। एक चीज है जो कई टीकाकार मानते हैं, और मैं निर्जय चौधरी की किताब पढ़ रहा था जो हाल में प्रकाशित हुई है, हाउ पीएम्स डिसाइड। तो उसमें ये बात आती है कि जो इंदिरा गांधी की जीवटता है, राजनीतिक जीवटता, वो उनकी सत्ता की वापसी में दिखती है, जब वो 77 में चुनाव हार जाती हैं और 80 में वापसी करती हैं। और शायद भारत के इतिहास में ऐसे किसी प्रधानमंत्री की वापसी दिखती भी नहीं है कि सत्ता से एक बार हट गए और फिर से वापस आए। तो क्या आप ये मानते हैं कि ये उनके राजनीतिक कौशल, राजनीतिक जीवटता का प्रतीक था? आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, वो इसलिए कर पाई थी क्योंकि 1970 में जो उनकी पराजय हुई थी, उस पराजय का किरदार अलग था। आप देखिए, 1970 में माना जाता है कि भाई कांग्रेस बुरी तरह हार गई, इंदिरा गांधी खुद भी अपना चुनाव हार गई थी, संजय गांधी अपना चुनाव हार गए थे। लेकिन आप इन बातों को छोड़ दीजिए, ये तो बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती। जो चीज नहीं दिखाई पड़ती, वो नहीं कही जाती, उस पर गौर कीजिए। पूरे दक्षिण भारत में कांग्रेस जीती थी, और उसके बाद इंदिरा गांधी जितने बार दक्षिण भारत के निर्वाचन क्षेत्रों से खड़ी हुई, चुनाव लगातार जीती। ये जो उत्तर भारत का इलाका था, उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह, जहां से संसद की बहुत ज्यादा सीटें आती थी, इसमें इंदिरा गांधी को बहुत बुरी हार मिली थी। लेकिन एक तरह से इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के बाद जो पराजय हुई, उसमें देश कांग्रेस के समर्थक और विरोधी ऐसे दो बड़े खानों में बंट गया था। और उस वक्त क्षेत्रीय शक्तियों का भी इतना बड़ा कोई उदय नहीं हुआ था, तो कांग्रेस सब जगह जीतती थी। लेकिन उस 80 के पूरे दशक में क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होता है। तो इंदिरा गांधी की वापसी हो गई है 1952 में, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होता है,
और कांग्रेस के प्रभाव का काफी क्षय हो जाता है। फिर जब कांग्रेस 2014 में हारती है तो उसकी 45 सीटें रह जाती हैं केवल। तो अब ये जो कांग्रेस है, इसकी वापसी, इंदिरा गांधी की कांग्रेस की वापसी के मुकाबले बहुत मुश्किल है। हम लोगों में ये प्रवृत्ति है कि हम लोग नेतृत्व को, नेता को, करिश्माई नेता को बहुत नंबर दे देते हैं और मानते हैं कि सब कुछ उसी के चमत्कारिक व्यक्तित्व से प्रभावित हो रहा है। उसका चमत्कारिक, तथाकथित रूप से चमत्कारिक व्यक्तित्व वो कारनामा क्यों कर पा रहा है, उसके जो कारण है उनके ऊपर जोर कम देते हैं। इंदिरा गांधी के पास एक बहुत मजबूत कांग्रेस थी, जो जब जनता पार्टी ने गलती की, उनकी सरकार गिर गई, आपसी एकता नहीं रख पाए, तो लोगों ने कहा ये लोग इनको हमने चुनाव में बैठाया था तो जबरदस्त बहुमत देके, ये लोग एकता नहीं रख पाए, तो इनको फिर उसके बाद कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प ही नहीं था। इंदिरा गांधी पूरे गाजे बाजे के साथ दोबारा जीत के सत्ता में आई। लेकिन देखने की बात यह है कि ये जो कांग्रेस 2014 में हारी, जब 45 सीटें उसकी रह गई, तो 2019 में फिर से बुरी तरह दोबारा हार गई और फिर कांग्रेस लंबे अरसे तक बिना अध्यक्ष के बनी रही, एक तरह से नेतृत्वहीन बनी रही। तो इससे कांग्रेस ने अपनी शक्ति का बहुत क्षय कर लिया और भारतीय जनता पार्टी इस बीच में कांग्रेस की कीमत पर उत्तरोत्तर मजबूत होती चली गई। तो इससे राजनीतिक परिस्थिति में जो परिवर्तन आया है, उस पर आज राहुल गांधी जब भाजपा को चुनौती दे रहे हैं तो वो उतने मजबूत पार्टी प्लेटफॉर्म पर नहीं खड़े हुए हैं जितने मजबूत पार्टी प्लेटफॉर्म पर इंदिरा गांधी खड़ी हुई। एक चीज ये भी इंदिरा गांधी के बारे में कही जाती है कि खास तौर पे पहले भी, लेकिन 1980 के बाद के दौर में उन्होंने सोच विचार कर जो हिंदू गोलबंदी की राजनीति उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की, और आपने अपनी किताब में भी इसको दिखाया है। तो क्या ये एक बेहतर रणनीति थी उस कांग्रेस की तुलना में जो आज है, जिसपे कि ठप्पा लग गया है कि वो मुस्लिमों की ही पार्टी है, जो नहीं, गलत देखिए ये ठप्पा तो भाजपा ने लगाया है और ए.के. एंटनी ऐसे कुछ कांग्रेस नेता भी इस बात से बहुत प्रभावित हो गए थे और उन्होंने रिपोर्ट में भी लिख दिया। ये बात सही नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि मैं ये मानता हूं, और ये बात मैंने प्रोफेसर भिखू पारेख को पढ़ के सीखी है कि 1952 में जो सरकार बनी थी कांग्रेस की, 1947 में सरकार बनी, 1952 में, 1957, ये शुरुआती जो सरकार थी, इसके पीछे हिंदुओं का बहुत जबरदस्त समर्थन था। अगर हिंदुओं का जबरदस्त समर्थन नहीं मिलता तो कांग्रेस को इतने बड़े बड़े बहुमत नहीं प्राप्त हो पाते। इंदिरा गांधी ने भी जो बड़े बड़े बहुमत प्राप्त किए उसमें भी हिंदुओं का बहुत जबरदस्त समर्थन था। 1980 में जो 1984 में जो राजीव गांधी ने बहुमत प्राप्त किया था, उसमें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तक एक तरह से घुमा फिरा के कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ था। तो ये एक हकीकत है कि इस देश में अगर आपको चुनाव जीतना है और जम के चुनाव जीतना है, जब तक हिंदू समाज आपको समर्थन नहीं देगा आप चुनाव नहीं जीत सकते। तो और हिंदू समाज के लिए कांग्रेस हमेशा से ही कांग्रेस के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर एक रहा है। तो एक तरह से कांग्रेस हमेशा ही एक तरह से एक नरम हिंदू कार्ड खेलती रही है। क्योंकि सांप्रदायिक राजनीति बहुत ज्यादा विकसित नहीं थी तो आपको दिखाई नहीं पड़ती ये बात, वो कंट्रास्ट में बात दिखाई नहीं पड़ती है, उसके बरक्स नहीं कुछ खड़ा हुआ इसलिए बात, लेकिन वो बहुत इस तरह की बात है। अब आप देखिए ना, आचार्य कृपलानी ने नेहरू से पूछा था कि आप कानूनी हस्तक्षेप के जरिए हिंदू समाज का तो आधुनिकीकरण कर रहे हैं, लेकिन आपने मुसलमान समाज को दकियानूसी स्थिति में क्यों छोड़ दिया है? इसका मतलब है कि आप बहुत मुसलमानों के विरोधी हैं, आप मुसलमान समाज का भला नहीं चाहते। जवाहरलाल नेहरू ने जवाब दिया था कि भाई आजादी के बाद इनके नेता सब वहां चले गए हैं पाकिस्तान, तो ये लोग बहुत आरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस मौके पर मैं कानून के हस्तक्षेप और इनके भीतर से ऐसी मांग नहीं उठ रही है कि आप उनको करें। जबकि वो जो भिखू पारेख के अनुसार कांग्रेस के नेताओं की आत्म छवि ये थी, सरकार की आत्म छवि ये थी कि वो हिंदुओं के समर्थन और आशीर्वाद से बनी हुई सरकार है और हिंदू समाज में अगर कोई भी दखलंदाजी देंगे तो वहां उसका स्वागत होगा। आज की बातचीत के लिए एक आखिरी प्रश्न कि अगर हम इंदिरा गांधी को एक प्रधानमंत्री के रूप में उनका विश्लेषण करना चाहे, एक प्रधानमंत्री के रूप में देखें, तो उनकी सफलताएं ज्यादा दिखती हैं या विफलताएं? उन्होंने पाकिस्तान को 2 भागों में बांटा, हरित क्रांति को एक मुकाम तक पहुंचाया और परमाणु परीक्षण किया। तो एक तरह से वो मजबूत राष्ट्र को बना पाई या उनकी असफलताएं इतनी ज्यादा हैं कि हमें उस तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए? देखिए, जहां तक ढांचे का सवाल है और राष्ट्रीय एकता का सवाल है, आजादी के बाद भारत उत्तरोत्तर मजबूत होता गया है।
भारत की राष्ट्रीय एकता के लिए और एकता और अखंडता के लिए कोई आंतरिक चुनौती जो है, बातें जरूर उसकी की जाती हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से वो आंतरिक चुनौती शुरू में थी, लेकिन वो लगातार समय के साथ साथ कम होती गई है और आज तो वो आंतरिक चुनौती बिल्कुल ना के बराबर ही मौजूद है। इस लिहाज से मैं कहूंगा कि भारत के सभी प्रधानमंत्रियों का, जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक का, सबका इसमें योगदान है। उस योगदान में कई नाखुशगवार किस्म के काम किए हैं भारत के प्रधानमंत्रियों और सरकार ने, और कई खुशगवार किस्म के काम किए हैं। ये सब बहुत सारी घटनाएं हैं। उन घटनाओं को हम विश्लेषण करने चलेंगे तो हम लोगों को बहुत से घंटों का प्रोग्राम करना पड़ेगा। असली प्रश्न यह है कि भारत में गरीबी कम हुई कि नहीं हुई, भारत के लोगों की आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी। अच्छा, आप उत्पादन की दृष्टि से देखें तो आजादी के वक्त जो उत्पादन होता था उसके मुकाबले न जाने कितना ज्यादा उत्पादन हो रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, बहुत बहुमुखी है, बहुत शक्तिशाली है, ये सब चीज बातें हैं, लेकिन अभी भी भारत लो इनकम कंट्री है। जवाहरलाल नेहरू के जमाने में भी भारत लो इनकम कंट्री था, इंदिरा गांधी के जमाने में भी भारत लो इनकम कंट्री था, आज भी भारत लो इनकम कंट्री है, निम्न आय वर्ग में भारत आता है। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो समाजवादियों ने और वामपंथियों ने मिलकर जुलूस निकाला था कि ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। आज भी देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। इससे मान्यता ये बनती है कि भाई वो अगर मुफ्त अनाज नहीं दिया जाएगा तो वो भूखे रह जाएंगे। आज भी भारत का प्रधानमंत्री देश नरेंद्र मोदी रोज कहते हैं अपने भाषणों में, मैं किसी को भूखे पेट नहीं सोने दूंगा। अगर भारत लो इनकम कंट्री नहीं होता तो उन्हें कहने की क्या जरूरत थी। तो जवाहरलाल नेहरू के जमाने से लेकर आज तक भारत का कोई भी प्रधानमंत्री, जहां तक आर्थिक विकास का प्रश्न है, आर्थिक बहबूदी का सवाल है, आर्थिक उन्नति का सवाल है, आम लोगों की आमदनी को इतना नहीं बढ़ा पाया है कि वो जो मुद्रास्फीति होती है, महंगाई होती है, उस महंगाई की दर को निष्प्रभावी करते हुए वो आराम से एक दो वक्त की रोटी की जुगाड़ कर सके। सरकार की रोजगार देने की क्षमताओं का बहुत ही हनन हो रहा है। सरकार की रोजगार देने की क्षमताओं में बहुत बड़े पैमाने पर गिरावट आई है। महंगाई को रोकने की क्षमताओं में सरकार की बहुत बड़े पैमाने पर गिरावट आई है। तो ये तमाम बातें आर्थिक मोर्चे पे मैं मानता हूं कि नेहरू से लेके ऐसे तो प्रगति बहुत हुई है, ये एक बड़ा विरोध है, प्रगति बहुत हुई है, लेकिन उस प्रगति का नतीजा आम लोगों की खुशहाली में नहीं निकला है। जो बदहाली है, बदहाली के किरदार में परिवर्तन हुआ है। अब ये चीज बड़ी बारीक किस्म की है, मतलब मैं ये चीज इतनी एक तरफा तरीके से आप नहीं इन बातों को कह सकते। अब लोग कहते हैं कि 2009 में जब कांग्रेस के नेतृत्व में दूसरी जीत हासिल की गई, गठजोड़ राजनीति की, कांग्रेस की सरकार बनी, तो उसमें जो मनरेगा है उसका बहुत बड़ा हाथ था। इस बात को लोग उसकी खूबी की तरह कहते हैं, लेकिन ये उसकी विफलता भी है। भाई मनरेगा जिस सरकार को मनरेगा जैसा प्रोग्राम चलाना पड़ रहा है और वो उम्मीद करती है कि उसके बदले में उसे वोट मिलेंगे, इसका मतलब ये है कि वो आर्थिक प्रगति नहीं कर पा रही है। जिस सरकार को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, वो मानती है इसके बदले में उसको जनता की हमदर्दी प्राप्त होगी वोटों के रूप में, इसका मतलब है वो आर्थिक प्रगति नहीं कर पा रही है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, इसके खिलाफ मैं जो बात कह रहा हूं, इसके खिलाफ बहुत सारे तर्क दिए जा सकते हैं, बहुत सारे आंकड़ों की जुगाड़ की जा सकती है, लेकिन मुख्य बात यह है, हर आंकड़े का जवाब यह है कि भारत आज तक लो इनकम कंट्री की कैटेगरी से क्यों नहीं निकला। भारत की अर्थव्यवस्था 2 बिलियन की होगी, 2 ट्रिलियन की होगी, 3 ट्रिलियन की होगी, 5 की होगी, 7 की होगी, 10 की होगी, ये सब आंकड़े छोड़ दीजिए आप। निम्न आय वर्ग में भारत की अर्थव्यवस्था लगातार है, ऐसा क्यों है? यह है बुनियादी सवाल जिसकी कसौटी पर सभी प्रधानमंत्रियों के काम को कसा जाना चाहिए। दूसरा बुनियादी सवाल यह है कि जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, आजादियां हैं और सरकार द्वारा विरोध को बर्दाश्त करने की जो क्षमता है, वो क्षमता जवाहरलाल नेहरू के बाद से लगातार गिरती गई है। इंदिरा गांधी ने भी उसकी गिरावट का एक निचला हिस्सा छुआ था और नरेंद्र मोदी की सरकार भी और भी ज्यादा निचले हिस्से में मौजूद। ये दूसरी कसौटी है, इसके ऊपर उनको कसा जाना चाहिए। तो आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति से जुड़े कुछ प्रमुख मुद्दों पर प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। कार्यक्रम को खत्म करने से पहले एक बार मैं फिर आप लोगों से कहूंगा कि आप नई परख चैनल के साथ नियमित रूप से जुड़ें, इसे सब्सक्राइब करें। आज की बातचीत के लिए अभय सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।